देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। जम्मू कश्मीर के लोग बड़े अरसे से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। 2018 के बाद यहाँ लोगों की अपनी हुकूमत थी नहीं और उसका खमियाजा भी हमने भुगता है। आज चलिए देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन कमीशन के तरफ से 3 फेजेस में इंतखाबात के तारीख का ऐलान हो चुका है और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से इतना ही कह सकता हूँ कि हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे और बिल्कुल फौरी तौर हम अपना इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू कर लेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अभी जो मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने फ्री और फेयर पोल्स पे बहुत ज़ोर दिया। उन्होंने सिक्योरिटी को लेके किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए उसका ज़िक्र किया। तो मैं फौरी तौर इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करना चाहता हूं, हम उन्हें एक चिट्ठी भी भेज रहे हैं आज कि लगातार पिछले 24 घंटे में जो बेशुमार यहाँ ट्रांसफ़रें हुई, इलेक्शन कमीशन को उनका फौरी तौर जायज़ा लेना चाहिए। इतने सारे अफसर अचानक ट्रांसफ़र किए जाना, हमें तो शक है कि ये हुकूमत, दिल्ली की जो हुकूमत की पार्टी है बीजेपी, उन्हीं का लगाया हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे। बीजेपी को मदद और बीजेपी को फ़ायदा और उनके जो सहयोगी बी टीम, सी टीम, डी टीम है यहाँ पे, उनको मदद पहुँचाने के लिए ये ट्रांसफ़रें कराई गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से फौरी तौर इन ट्रांसफ़रों पे जो है उनको इनका नोटिस लेके उन्हें एग्ज़ामिन करना चाहिए और जो ट्रांसफ़र्स उनके गाइडलाइन से बाहर हैं उनको रोक दिया जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो पिछले 1-2 साल में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़, खासकर वो जिन्होंने बीजेपी और बीजेपी के एजेंडा की मुखालफत की, हम लोगों की जो सिक्योरिटी कम की गई है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सिक्योरिटी पूरी तरह से पिछले दिनों विड्रॉ की गई, फौरी तौर इलेक्शन कमीशन के तरफ से इसमें ऑर्डर दिया जाना चाहिए और मेन स्ट्रीम जो नॉन बीजेपी एलाइड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी सिक्योरिटी जो है फौरी तौर रिस्टोर की जानी चाहिए। बाकी इलेक्शन के हवाले से जो बातें करनी होगी आगे आगे तो आप लोगों से बड़ी मुलाकातें होंगी तो बात करते रहेंगे। बताइए ना, देखिए यहाँ से शुरू करते हैं फिर यहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अब जहाँ तक मेरे अपने इलेक्शन लड़ने का सवाल है, हालांकि मैं अभी भी अपनी जगह ये मानता हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता हूँ। हकीकत ये है कि तंजीम के अंदर से और बहुत मेरे ऊपर दबाव बना हुआ है। अब मैं अपने तंजीम के साथियों के साथ बैठ के बात करूँगा और आने वाले 1-2 दिनों में किसी न किसी नतीजे पे आ ही जाऊँगा। मेरे लिए मुसीबत ये भी बनी हुई है कि मेरे वालिद साहब, जिनकी उम्र भी बहुत है, तबीयत भी उनकी बीच में ठीक रहती नहीं है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मैं नहीं लड़ता हूँ तो फिर मजबूरन उनको मैदान में उतरना पड़ेगा। ये भी अब मेरे लिए एक परेशानी की एक बात बन गई है। अब साथियों से मशवरा करके, फ़ारूक साहब से बात करके
आने वाले दिनों में किसी न किसी नतीजे पे आ ही जाऊँगा। साहब, क्या लोकसभा चुनाव के दौरान जो कांग्रेस के साथ अलायंस या इंडिया गठबंधन था, नहीं, इंडिया गठबंधन तो था। मैं आपसे ये शेयर कर सकता हूँ कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर दिल्ली से आए थे। एक राउंड डिस्कशन मेरी उनके साथ हुई थी इस बात पे कि क्या हम मिलके इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं, लेकिन बदकिस्मती से वो यहाँ बिना हाईकमांड के अपने हाईकमांड के किसी इंस्ट्रक्शंस लिए बिना यहाँ आए थे, तो हम उस डायलॉग को आगे ले नहीं पाए। अगर आज कांग्रेस के पास कोई कॉन्क्रीट सजेशंस हैं या उनके पास कोई कॉन्क्रीट आइडिया है जिससे कि हम मिल बैठ के कोई अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, तो हम ज़रूर उनसे बात करने के लिए तैयार होंगे। 2 दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडरों से टेलीफोन पे भी बात की थी इस सिलसिले में कि बातचीत के लिए जो है हम एक रास्ता खोल दें। अब इलेक्शन तो अब हमारे सिर पे है, ज़्यादा वक्त रहा नहीं, अब देखते हैं इन दिनों में हम क्या कर पाएंगे। क्या बाकी किसी पार्टी से गठजोड़ की कोई उम्मीद? ना, अब जिन पार्टियों ने हमारे खिलाफ पिछले दिनों में इलेक्शन लड़ा उनके साथ और जो उस इलेक्शन के बाद भी हमें गाली देने पे थके नहीं, उनके साथ शायद मुश्किल होगा, क्योंकि रिश्ता उनको ठीक करना था, बजाय ये कि वो रिश्ता ठीक करें उन्होंने रिश्ता और बिगाड़ा। लेकिन चलिए अभी देखते हैं किस तरह के हालात बनते हैं, वक्त ज़्यादा है नहीं हमारे पास। जिस तरह के हालात है सर, पिछले दिनों जो सिक्योरिटी सिचुएशन हुई है उसको देखकर आपको क्या लगता है कि चुनाव जो है सही माने में हो जाएंगे? ना, बिल्कुल क्यों नहीं होंगे। अगर हम 96 में चुनाव कर सकते थे, अगर हम 98 में कर सकते थे, 99 में कर सकते थे, 2002 में कर सकते थे, तो आज कम से कम हम ये तो मान के चल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर 2024 और जम्मू कश्मीर 1996 ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर हम उस वक्त इलेक्शन करा सकते थे तो आज तो मुझे कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं है कि इलेक्शन नहीं होंगे। हाँ, सिक्योरिटी को लेके इलेक्शन कमीशन को हमारा थोड़ा सा जो हमारे खदशात हैं उनका ख्याल रखना होगा, लेकिन हम किसी तरह से हालात को देखते हुए जो है मैदान से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। एक सेकंड ना, जो ऐड करना चाहूँगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जम्मू में सूरत हाल रही है और जो रिपोर्ट्स थे सही था या गलत था कि अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेन लोग भी आए हैं, जिसके नतीजे में ये कहा गया था शायद इसीलिए सक्सेसफुल अटैक्स हुए। क्या सिक्योरिटी ग्रिड में चेंजेस लानी होगी इलेक्शन से पहले? और साथ साथ में जो ऑर्डर्स गवर्नर की तरफ से, अभी आपने कहा ट्रांसफर्स, 7 ऑर्डर्स हमने सुने हैं आईपीएस अफसर्स एडमिनिस्ट्रेशन में, किस तरह का एक प्लान? लेकिन अब जहाँ तक आपने ग्रिड या सिक्योरिटी के हवाले से बात की, आपको और क्या चेंज चाहिए? डीजी बदल दिया गया है, जहाँ इलेक्शन के दौरान अक्सर बेशतर हमने देखा है कि इस तरह की चेंजेस नहीं होती। हम तो ये सोच रहे थे कि शायद जो एग्जिस्टिंग डीजी है, जिसने बीच बीच में हमारे खिलाफ पॉलिटिकली भी जो है एक फ्रंट खोला था, हमने सोचा था शायद इसको एक्सटेंशन देंगे, लेकिन एक्सटेंशन देने के बजाय 15 अगस्त को ही ये साफ़ कर दिया कि उन्होंने यहाँ रहना नहीं है। अब उनका जो रिप्लेसमेंट है वो आके कमांड संभाल लेगा। बाकी जहाँ तक आपने ट्रांसफर्स की बात की, खर्चात तो हैं ना। 15 अगस्त को कौन सा सरकारी अफसर दफ्तर जाता है? यहाँ तो 15 अगस्त को दुकानों पर भी जो है लोगों को जाने की इजाज़त बीच बीच में नहीं दी जाती। इन्होंने तो 15 अगस्त को सेक्रेटेरिएट खोला, 15 अगस्त को पीएचक्यू खोला, और अचानक ये जो बेशुमार ट्रांसफ़रें हुई, क्यों? जाहिर सी बात है कि इलेक्शन के इनको पता चला कि आज इलेक्शन का ऐलान होना है, और बीजेपी और बीजेपी की बी टीम, सी टीम, डी टीम, जिन्होंने पिछले 2-3 महीने पहले बीजेपी की मदद की, उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये ट्रांसफ़रें कराई गई। नहीं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, अगर मुझे याद है, कुछ हफ्ते पहले वाज़िया हिदायत आई थी कि जो अफसर इलेक्शन के साथ इन्वॉल्व हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। आपने तो डीसीज़, एडीसीज़, इतने सारे अफसर ट्रांसफ़र किए, तो जाहिर सी बात है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के बजाय
आप एक अनबैलेंस प्लेइंग फील्ड यहाँ कायम करने की कोशिश कर रहे थे। सर में इलेक्शन हो रहे हैं, 3 फेजेस में कम समय दिया गया है। व्हाट डू यू थिंक इसका ये डिसीजन क्यों लिया गया है, कम समय में क्यों इलेक्शन कराएगा? मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले दूंगा। जब पार्लियामेंट इलेक्शन 7 फेज़ में अनाउंस हुए तो आप ही के चैनल्स और अखबारों ने कहा कि इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है। अब जब 3 फेजेस में यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं तो ये पूछा जा रहा है कि ये क्यों किया जा रहा है। अब देखिए, तब दोनों तरफ से तो हम शिकायत कर नहीं सकते। अगर वो ज़्यादा लंबा था 5 फेज़ हमारे लिए, तो फिर हम 3 फेजेस पे शिकायत क्यों करें। और 3 फेज़ और 5 फेज़ में वैसे भी कौन सा खास फ़र्क है। हम लोग 1 सेकंड, लेट मी फिनिश। हम लोग इलेक्शन के ही मोड में ही रहे ना। अभी 2 महीने पहले हमने इलेक्शन लड़ा, हम तो उसी मतलब मूड में रहे। हमारे लिए कोई ख़ास मुश्किल नहीं होगा। हमने अपना मंशूर भी तैयार किया हुआ है। लगभग जो कैंडिडेट्स हम फील्ड में उतारना चाहते हैं, हमने लगभग वो भी तैयार किया हुआ है। अब हमारे लिए थोड़ी सी ये बात बनेगी कि कुछ दिनों के अंदर अंदर अगर अलायंस हमारा हो जाता है तो उसमें हमें देखना होगा कि कहाँ पे हम उतारेंगे, कहाँ पे हम दूसरों की मदद करेंगे। वो आने वाले दिनों में हम फैसला ले लेंगे। जहाँ तक 370 के हटने के बाद ये तो सबके लिए पहला इलेक्शन है, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं। ये जम्मू कश्मीर के लिए पहला असेंबली इलेक्शन है 370 के बाद। तो हम सब के लिए ये एक अजीब सा इलेक्शन होगा। एक यूटी में हमारा पहला इलेक्शन है। सेंट्रल रूल में चलिए हमने इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन यूटी में हमारा पहला इलेक्शन होगा। और जैसे मैंने कहा, इतना शॉर्ट टाइम फ्रेम में हमें इलेक्शन की आदत नहीं है। हमें अचानक इसकी आदत जो है एक आदत डालनी होगी। डालेंगे ना, लड़ेंगे। और लोगों पे हमारा पूरा भरोसा है कि लोग बाहर आएंगे और अपने वोट का इस बार सही इस्तेमाल करेंगे। सर, इफ अ सिचुएशन अराइजेस, जैसे हमने पिछली बार देखा 2014 में, अगर बीजेपी का पलड़ा भारी रहता है, मैं इफ्स और बट्स का जवाब देता ही नहीं हूँ। अगर जम्मू के ग्राउंड सिचुएशन पे हम जाएं, जहां मेरा इन पिछले दिनों काफ़ी एक्सटेंसिव दौरा रहा, फारूक साहब भी अभी आज भी जम्मू में ही हैं। जम्मू में बीजेपी की वो हालत नहीं है जो बीजेपी वाले चाहेंगे। उनका अगर बस चलता तो ये इलेक्शन होते ही नहीं। ये इलेक्शन 1 अक्टूबर को मुकम्मल किए जा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 सितंबर से पहले ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। 30 सितंबर का चलो इन्होंने 1 अक्टूबर कर दिया, लेकिन ये बीजेपी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे हैं। तो मैं इफ्स और बट्स में नहीं जाऊंगा। इलेक्शन हो जाने दीजिए। मेरी तो ये उम्मीद है कि लोग एक लंगड़ी टूटी फूटी इस तरह की हुकूमत नहीं चाहेंगे। वो एक मजबूत हुकूमत चाहेंगे और उस हुकूमत को यहाँ पसंद करेंगे। या तो एक पार्टी या प्री पोल जो ओपन आके लोगों से वोट मांगे, उनकी मदद करने के लिए आएंगे। उमर साहब, लोकसभा चुनाव से पहले आपने कहा था कि महबूबा मुफ्ती के लिए दरवाजे खुले रहेंगे अगर वो जो है विधानसभा चुनाव के लिए जो है अलायंस करेगी। क्या अभी भी वो दरवाजे आपके लिए वहाँ? ना, हमने तो दरवाज़ा खुला रखा था। दरवाज़ा शायद कुछ हद तक उन्होंने ही बंद किया। मैंने उस वक्त कांग्रेस से कहा था कि 5 सीटों में उनको कुछ देने की गुंजाइश कम है, लेकिन अगर उन्होंने इंडिया अलायंस की पूरी मदद की तो ज़रूर हम उनसे पार्लियामेंट के बाद असेंबली के लिए बात करेंगे। लेकिन पार्लियामेंट में उन्होंने कांग्रेस की तो मदद कहीं की नहीं, कैंपेन कहीं किया नहीं, वोट कहीं कांग्रेस के लिए मांगे नहीं जम्मू में। और यहाँ पे तो इंडिया ब्लॉक के ख़िलाफ़ 3 सीटों पे उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे। लेकिन ये फ़ैसला मेरा नहीं है, फ़ैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम का होगा। फ़ैसला फ़ारूक अब्दुल्ला साहब जो हमारे सदर हैं उनका होगा। उनका जो फ़ैसला हमारे सिर आँखों पे। हम तो बस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जम्मू से वापस आएँ तो हम इन 2-3 चीज़ों पे उनसे मशवरा करके आगे के लिए जो है अपनी रणनीति जो है वो तय करें। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस करके मैदान में उतरेगी क्योंकि एक फेस चाहिए इलेक्शन के लिए। अब हमारे पास फेसेस की कमी नहीं है। ये कुछ चीज़ें आप हम पे ही छोड़ दीजिए ना। अब पहले ही आज इलेक्शन अनाउंस हुए घंटा नहीं हुआ और मैं सारा कुछ अगर यहीं आपके सामने रखूं तो फिर इलेक्शन कैंपेन का क्या फ़ायदा। कल ही वोट डलवा दो और परसों गिनवा दो। हमें कैंपेन करने दीजिए, कुछ चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी। मैनिफेस्टो पे आपने कहा कि ऑलमोस्ट डन है मैनिफेस्टो।
सो 370 के लिए उसमें क्या है? आप मैनिफेस्टो के लिए वेट करिए ना, रिलीज करेंगे। तकरीबन 60% रही पिछली बार, क्या वही एक्सपेक्टेशन होगी इस बार? लास्ट टाइम बोलते थे अब हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि असेंबली में पार्लियामेंट से ज़्यादा लोग शिरकत करेंगे, कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, लोकल टच रहता है। ये हमारा तजुर्बा रहा है कि जितना लोकल इलेक्शन होता है उतनी पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है। पंचायतों में, अर्बन लोकल बॉडीज़, डीडीसी, बीडीसी, इसमें लोग ज़्यादा शिरकत करते हैं। असेंबली में फिर और सबसे कम पार्लियामेंट में। अगर पार्लियामेंट में लोगों की इतनी भारी तादाद में शिरकत रही तो हम उम्मीद करते हैं कि असेंबली में तो उससे ज़्यादा ही होगा। थैंक यू।